एपिसोड 41 इंटीमेट नाइट। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। जैसे ही नव्या ने वैदेही की ये बात सुनी, वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ वैदेही को देखने लगी। तभी वैदेही ने नव्या को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझसे अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देख लिया था किस तरह विधान तुम्हें किस कर रहा था। क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुम इस घर की बहू हो और बहू होकर तुम इसी घर के छोटे बेटे के साथ ऐसे रंगरलिया बना रही हो। तभी दूसरे पल नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। विधान ने जबरदस्ती मुझे किस किया था। उसे इस तरह रोते देख वैदेही के भाव बदल गए। उसने उसे गुस्से में कहा, मुझे लगा तुम अभी मुझे उल्टे जवाब दोगी, पर अब मुझे समझ आया कि शायद तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए अब तुम अपने असली रंग दिखा रही हो। फिर अच्छी बात है। अब ये सारे आंसू विद्युत को दिखाना, क्योंकि मैं आज ही विद्युत को ये दिखाने वाली हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वहीं नव्या ने जैसे ये सारी बातें सुनी और भी ज़्यादा घबराने लगी और डरते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरी वजह से गुरूर और विद्युत जी के बीच का रिश्ता बिगड़ ना जाए। मेरी वजह से कहीं उन दोनों के रिश्ते में गलतफहमी ना जाए। मुझे यहाँ से अब जल्द से जल्द जाना होगा, वरना यहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कहते हुए तुरंत वहाँ से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ बंगले में गुरूर इस वक्त बेड पर बैठी फ़ोन में गेम खेल रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और विद्युत अंदर की तरफ आया। विद्युत को देखकर गुरूर ने उससे मुंह फेर लिया और वापस अपना गेम खेलने लगी। ये देखकर विद्युत की भाव बदल गए। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? गुरूर ने मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं गेम खेल रही हूँ? कि सुनकर विद्युत उसके पास आया और उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। ये देखकर गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, विद्युत मेरा फ़ोन वापस करो, मैं अपने गेम के लास्ट लेवल पर पहुँच गई हूँ और मुझे जितना है। ये कहकर वो विद्युत से अपना फ़ोन लेने लगी, लेकिन विद्युत ने अपने हाथों को ऊपर उठा दिया। गुरूर उससे हाइट में बहुत छोटी थी। वो उसके सिर्फ सीने तक ही आ रही थी और वो किसी चिड़िया की तरह उछल उछल कर उससे फ़ोन लेने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे ले नहीं पा रही थी। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, विद्युत वालिया, अगर तुमने मुझे मेरा फ़ोन नहीं दिया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। विद्युत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पहले छूकर दिखाओ फिर मेरा मर्डर करना। ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से से आसपास देखा और फिर वो बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई और बेड पर चढ़ने के बाद वो फिर उसके हाथ को पकड़कर नीचे खींचने लगी। तभी विद्युत उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ विद्युत के हाथ पर जोर से बाइट किया, लेकिन उसका असर विद्युत पर नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, जंगली बिल्ली हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बाइट करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूंगा? गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, विद्युत प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस करो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। अगर मेरा गेम स्टॉप हुआ बीच में तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर अब अपने आसपास देखा और फिर उसकी नज़र फ्लावर पॉट पर गई। फ्लो पॉट को देखते उसने झटका के साथ उसे अपनी हाथ में उठाया और गुस्से से बोली, अब अगर तुमने मुझे मेरा फ़ोन नहीं दिया तो मैं इस फ्लावर पॉट को तुम्हारे सर पर मार दूंगी। ये सुनकर विद्युत के भाव बदल गए और वो उसे गुस्से में बोला, क्या तुम्हें विधवा होना है? ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तुम जैसा पति हो तो मुझे विधवा होने में कोई शर्म नहीं है। ये सुनते ही विद्युत ने अब उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। गुरूर उसके सीने से लगी कि अचानक से उसके हाथ से वो फ्लावर पॉट छूटकर नीचे गिर गया। तभी विद्युत ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया उस दिन तुम्हारी जिंदगी वीरान हो जाएगी। ये सुनकर गुरूर एकटक विद्युत की आंखों में देखने लगी और तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो विद्युत के कॉलर को पड़कते पड़केते ही धम से बेड पर जा गिरी और विद्युत भी उसके ऊपर आ गया। गुरूर ने दूसरे ही पल कहा, आह मेरी कमर। ये कहते हुए उसने अपनी कमर को पकड़ लिया। तभी विद्युत ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे मारना चाहा था, अब देखो तुम्हें खुद चोट लग गई। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अब विद्युत के गर्दन पर जोर जोर से काटने लगी। विद्युत उसके इस हरकत को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और उसके गर्दन में अपना सर डालते हुए बोला, तुम्हें मुझे जितना बाइट करना है तुम कर सकती हो, लेकिन उसके बाद मेरा टर्न आएगा और फिर तुम्हें मुझे टॉलरेट करना होगा। जैसे ही गुरूर ने विद्युत की ये बात सुनी, वो बाइट करते करते रुक गई और तुरंत विद्युत को खुद से दूर करते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम दूर हो जाओ मुझसे। लेकिन विद्युत ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी ये सारी क्यूट हरकतें मुझे काफ़ी ज़्यादा सेड्यूस करती है। ये सुनकर गुरूर के आंखें छोटी हो गई। उसने चिढ़कर कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ समझे तुम?
तभी विद्युत ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, पर तुम मेरे लिए बहुत क्यूट हो और आई लव योर क्यूटनेस, ठीक है। ये कहकर उसने उसके गाल पर किस किया। गुरूर का चेहरा ना चाहते हुए भी हल्का हल्का लाल होने लगा और वो कसमसाते हुए बोली, विद्युत मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी कंपनी का बारिश इस तरह से फ्लर्ट करना भी जानता है। तभी विद्युत ने उसके दोनों हाथों को उसके सर पर रखा और उसके होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, मैं और भी बहुत कुछ करना जानता हूँ, तुम मुझे मौका दो, फिर मैं तुम्हें अपनी एक एक स्किल दिखाऊंगा। ये कहते हुए उसने उसके होठों को अपने होठों में लिया। गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और विद्युत उसे किस करने लगा। दूसरे पल गुरूर ने विद्युत से कहा, प्लीज छोड़ो। लेकिन विद्युत ने कहा, नीचे जो अधूरा रह गया था उसे मैं अब पूरा करना चाहता हूँ, मुझे रोको मत। ये सुनते ही फिर से गुरूर की सांसें तेज हो गई और विद्युत उसे किस करने लगा। कुछ देर तक किस करने के बाद गुरूर भी विद्युत का साथ देने लगी। वो विद्युत को चाहकर भी रोक नहीं पाती थी और वो विद्युत के करीब आने से खुद को अजीब तरह से सेफ महसूस किया करती थी और विद्युत उसे कमर से पटकते हुए उसे लगातार किस करने लगा। तभी विद्युत नाम गुरूर को पीछे की तरफ पलट दिया। गुरूर ने कसकर बेडशीट को अपने मुठिया में भर लिया और फिर विद्युत उसके पीठ पर किस करने लगा। अब गुरूर की हल्की हल्की सांसें भरने की आवाज़ आने लगी। उसकी आंखें मदहोशी के साथ बंद होने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह विद्युत को अपने साथ करने दे रही हूँ। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कियान के साथ ये सब कुछ इमेजिन किया था, पर अब जब विद्युत इस तरह मेरे करीब आ रहा है तो मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, मुझे विद्युत की करीबी और भी ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया और वो विद्युत के बालों में पीछे से अपना हाथ फेरने लगी। वहीं विद्युत ये देखकर कुछ सेकंड तक रुक गया और फिर उसने उसके पीठ पर बाइट किया। गुरूर की हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन फिर भी वो बस अपनी आंखें बंद किए विद्युत को फील करने लगी। तभी विद्युत ने उसके कान में कहा, अब मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊंगा, बी रेडी। ये सुनते ही गुरूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत विद्युत की तरफ पलटी और बोली, नहीं विद्युत प्लीज़, लेकिन तब तक विद्युत ने लाइट्स ऑफ कर दी और उसे अपनी आगोश में ले लिया। गुरूर की आवाज़ उसके गले में ही रह गई और विद्युत ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। उस कमरे में अब उनके सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इधर दूसरी तरफ ठाकुर पैलेस में अलीशा का रूम। अलीशा इस वक्त गुस्से से पूरे कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी। तभी उसके कमरे में लता आते हुए बोली, अलीशा क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या हरकत है तुम्हारी। तभी अलीशा ने गुस्से के साथ कहा, मॉम आखिर आपकी और डैड की प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों कब मेरे प्यार को समझोगे। मुझे विद्युत पसंद है, मुझे विद्युत चाहिए और मैं उसे पर कर रहूंगी, प्लीज़ मॉम मुझे उसे दे दीजिए। वो गुरूर को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, गुरूर तो कहीं से भी स्टैंड भी नहीं लगाती। तभी गुस्से के साथ लता ने कहा, भूलो मत वो तुम्हारी बहन है और वो इस खानदान की बारिश भी है। अगर हम गलती से भी उसके खिलाफ गए तो मॉम डैड हमें माफ़ नहीं करेंगे और कुछ ही दिनों में गुरूर यहाँ पर आने वाली है और यहाँ रहकर वो हम सबको करीब से जानेगी और तुमने अगर उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही अलीशा गुस्से से दांत पीते हुए बोली, विद्युत को मैं पाकर रहूंगी और मैं उस गुरूर को हमेशा के लिए इस तरह सबसे दूर भेज दूंगी जैसे वो इससे पहले गई थी। ये सुनते ही तभी लता जी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और गुस्से से बोली, पागल लड़की, ये क्या बोल रही हो तुम। अगर गलती से भी किसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अपना गुस्सा और जलन काबू में रखो वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये सुनकर अलीशा फिर गुस्से से चुप हो गई। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में इस वक्त वैदेही लगातार विद्युत को कॉल डाल कर रही थी, पर विद्युत का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। अब गुस्से के साथ वैदेही ने कहा, कहाँ चला गया है, ना तो वो कल से घर वापस आया है और ना ही मेरा कॉल पिक कर रहा है। जब से गुरूर यहाँ रहने के लिए आई है तब से वो हर रोज घर आता था, पर अब तो फिर से पहले जैसे कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे अब गुरूर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फिर एक्साइटमेंट के साथ कहा, अगर ऐसी बात है फिर तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट विद्युत के दिमाग से उस गुरूर का पागलपन उतर जाएगा और फिर मैं उसे अपना लूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ बंगले में करीब 2 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और विद्युत अपने शर्ट की बटन को बंद करते हुए बाहर की तरफ निकला। वो बाहर जा ही रहे थे कि तभी पीछे से गुरूर ने थकी हुई लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, विद्युत वालिया, दोबारा से मेरे करीब मत आना तुम। ये सुनकर विद्युत के कदम रुक गए। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। वो गहरी सांस लेते हुए पीछे मुद्दा और गुरूर को एकटक देखने लगा। इस वक्त गुरूर ब्लैंकेट से लिपटी हुई था। उसके चेहरे पर बेतहाशा थकान दिखाई दे रहा था। बेड की हालत से पता चल रहा था कि कुछ देर पहले वो दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ वाइल्ड थे, लेकिन इस वक्त गुरूर गुस्से से विद्युत को घूर रही थी।
तभी विद्युत ने गुरूर को एकटक देखे देखा और कहा, आई थॉट तुमने इस मोमेंट को काफ़ी एंजॉय किया, फिर तुम ऐसे कैसे मुझे दोबारा से खुद के करीब आने से रोक सकती हो। ये सुनते ही गुरूर का चेहरा ना चाहते हुए भी हल्का हल्का लाल होने लगा। वो तुरंत विद्युत से अपना मुंह फेरते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमने मुझे सेड्यूस कर दिया था, जैसे इससे पहले 2 रातों में किया था। मैं बह गई थी और इसे तुम प्यार समझने की गलती मत करना, ये सिर्फ हमारे बीच एक वन नाइट स्टैंड के जैसे हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हुकअप कर रही हूँ। जैसे ही विद्युत चारुस के मुंह से ये शब्द सुने, विद्युत के चेहरे की वो शांत एक्सप्रेशंस गायब हो गए और वो गुस्से के साथ गुरूर को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। गुरूर ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा वो थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा, देखो मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसे तुम बिल्कुल भी प्यार मत समझना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और अभी कुछ देर पहले मैं वाकई बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो गई थी और जो उम्र मेरी है उसमें ऐसा होता रहता है, इसलिए इसे हम सिर्फ वन नाइट स्टैंड के तौर पर ही लेंगे। जब भी तुम्हारा मन होगा तुम मेरे करीब आ जाना और जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी, हिसाब बराबर। तभी विद्युत नीचे झुका और कसकर उसके बाजू को पकड़कर बोला, तो क्या अब तुम मुझसे सौदेबाजी करोगी? क्या तुम कोई बाजार हो जो इस तरह अपने जिस्म को मेरे साथ सौदा कर रही हो? जैसे ही गुरूर ने विद्युत के मुंह से ऐसे शब्द सुने, गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, विद्युत वालिया जस्ट शट अप। तभी ने विद्युत गुस्से के साथ कहा, यू जस्ट शट अप। गुरूर एक पल के लिए चुप रह गई। फिर विद्युत ने गुस्से के साथ उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया और बोला, अगर तुम इसे सौदेबाजी समझती हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। आज के बाद से हमारा रिश्ता सिर्फ एक सौदेबाजी के तौर पर ही रहेगा। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। आर यू हैप्पी नाउ? इसी के साथ उसने फिर से गुरूर के होठों को अपने होठों में लिया और गुस्से के साथ बोला, और अब मैं दोबारा से तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो भी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही विद्युत ने से बेड पर एक बार फिर से धक्का दे दिया। क्या मोड़ लाएगा इनका रिश्ता? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 42, वो सिर्फ हमारी फिजिकल नीड है। अब आगे। गुरूर की आंखें बड़ी हो गई। विद्युत नीचे झुका और वापस से जबरदस्ती किस करने लगा। गुरूर एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई और वहीं विद्युत उसे गुस्से से किस कर रहा था। तभी गुरूर अपने होश में वापस आए। वो तुरंत विद्युत को कंधे से पकड़ उसे दूर धक्का देने लगी, लेकिन विद्युत ने गुरूर के दोनों हाथों को पकड़ उसे उसके सिर के ऊपर रख दिया और उसे गुस्से से बाइट करते हुए बोला, क्या हुआ, ये सौदेबाजी पसंद नहीं है? ये सुनते गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। लेकिन विद्युत शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके गर्दन और गले पर बाइट करते हुए बोला, सॉरी, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सौदेबाजी क्या होती है। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से के साथ कहा, देखो तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकल रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, तो क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? ये बात सुनकर एक बार फिर से गुरूर ना चाहते हुए भी चुप हो गई। उसे पता नहीं क्यों विद्युत का इस तरह कहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने आप को संभाला और गुस्से से दांत पीते हुए बोली, लिसन, मुझे नहीं पता तुम किस बात से मुझ पर गुस्सा हो गए, लेकिन हम दोनों के बीच अभी कोई प्यार नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे मैं सिर्फ एक फिजिकल नीड समझ रही हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिजिकल नीड शब्द सुनकर एक बार फिर से विद्युत उसके गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, तो तुम इसे फिजिकल नीड समझती हो? ये सुनकर गुरूर ने तुरंत अपने गर्दन पर हाथ रखा और दर्द से बोली, तुम घटिया इंसान, मुझे काटना बंद करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाइट करने से मुझे कितना दर्द होता है। ये सुनते हैं विद्युत रुक गया और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुरूर को देखने लगा। वहीं विद्युत एकदम से अपने हाथों की मुठिया बना लिया और वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, अगर तुम इसे सौदेबाजी या फिजिकल नीड समझती हो तो आई प्रॉमिस, इस फिजिकल नीड को मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी करूंगा। तुम दोबारा से कभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश नहीं करोगी। ये कहते हुए उसने गुरूर को दूर कर दिया और वहां से सीधे गुस्से के साथ बाहर चला गया। इधर गुरूर विद्युत की बातें अभी तक हैरानी से सोच रही थी और वो विद्युत के इस तरह जाते देख खुद से बोली, ये विद्युत वालियों को हो क्या गया है, ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है और ये इतने गुस्से में क्यों है? मैंने कौन सा गलत बात बोला है और इसे कौन सा मुझसे प्यार है जो मेरी इन सब बातों का इसे बुरा लगा है? और इसे किस बात का दर्द हुआ? जहां तक मुझे पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, इसे कब से मेरी बातों से फर्क पड़ने लगा? ये कहते हुए उसने खुद को संभाला और बेड से उठ गई। वो सीधे मिरर के पास आई। उसने अपनी बॉडी की हालत देखी, जिसे देखकर उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, विद्युत वालिया, आई विल किल यू। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने क्या हालत कर दिया मेरे बॉडी की और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। आखिर क्या गलत कहा मैंने?
हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, और जब प्यार नहीं है तो ये बॉडी का अट्रैक्शन ही है जो कुछ देर पहले हमारे बीच हुआ, और मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और तुम्हें भी है, इसलिए तुम भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्यों नहीं करते, और बिना प्यार के इस तरह करीब आना सिर्फ एक नीड ही है। इधर दूसरी तरफ विद्युत मिनी बार में आया, उसने शराब की बोतल निकाली और वो लगातार शराब पीने लगा। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। लगभग 10 मिनट तक वो शराब पीता रहा और फिर तभी कोई रूम के अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ आज फिर से उसने कुछ तुम्हें ऐसा कहा जिससे तुम पागल हो गए हो? उस आवाज़ को सुनकर विद्युत गुस्से ने के साथ कहा, इस वक्त मेरा बात करने का मूड नहीं है, सो जस्ट गेट लॉस्ट। ये सुनकर वैभव मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा कभी किसी से बात करने का मूड नहीं रहता सिवाय उस लड़की के, पर जब तुम उस लड़की से बात करने जाते हो तो वो लड़की तुम्हारा मूड खराब कर देती है, तो मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों जाते हो उसके पास। तुम जानते हो वो तुमसे नफरत करती है, फिर क्यों खुद को उसके पास ले जाकर खुद के दिल को इस तरह चोट पहुंचाते हो? तभी विद्युत गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए बोला, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो सोचना है वो सोच सकती है मेरे बारे में, आई रियली डोंट केयर। ये कहकर उसने दूसरी शराब की बोतल निकाली और पीने लगा। वैभव उसके पास बैठ गया और उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी हर एक बातों को मैं अच्छे से समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी उसके साथ कुछ ऐसा करके आए हो। इसके बाद तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए था, पर तुम अब काफ़ी ज़्यादा खराब मूड में लग रहे हो। क्या हुआ, अब क्या कह दिया उसने? तभी विद्युत गुस्से से उस शराब की बोतल को जमीन पर पटकते हुए दांत पीस कर बोला, शी हेट्स मी। उसे लगता है कि हम दोनों के बीच जो भी फिजिकल मूवमेंट होते हैं वो सिर्फ हमारी फिजिकल नीड है। शी डजंट लव मी। उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे की जिस्म की ज़रूरत है, और मैं सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही उसके पास जाता हूँ। इसके अलावा हम दोनों के दिल में या मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए उसने दूसरी बोतल शराब के निकाली, और वही वैभव ये सुनकर गौर से विद्युत को देखने लगा और फिर बोला, तो सही तो कह रही है वो, तुम खुद कहते हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, जो फीलिंग थी वो बहुत पहले ही मर चुकी है, तो फिर अब तुम किस हक से उसके करीब जाते हो, और वो किस हक से तुम्हें अपने करीब आने दे? ये सुनते ही विद्युत वैभव को गुस्से से देखने लगा। उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, विद्युत मुझे पता है तुम दुनिया वालों के सामने अपने इमोशंस शो नहीं करते, पर एटलीस्ट तुम खुद से तो झूठ मत बोलो। तुम अपने दिल की सुनो, दिमाग तुम्हारा तुम्हारे दिल पर हावी हो जाता है, जिससे तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तुम उसे सुन नहीं पाते। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने दिल की बातें उससे कहोगे तो तुम दोनों की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी, वरना तुम दोनों इसी तरह हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे, क्योंकि गुरूर अभी बहुत इमेच्योर है, उसकी उम्र भी बहुत छोटी है, वो कभी कभी ऐसी गलतियां कर देती है जो शायद नहीं करना चाहिए, और वो बोलती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो इस बात को। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांति से काम लो और अपने दिल की सुनो, और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा दिल क्या कहता है, लेकिन तुम अपने दिमाग की वजह से अपने दिल की नहीं सुनते। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, लीव मी अलोन, इस वक्त मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे सिर्फ अकेले रहना है, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने गार्ड को बुलाऊंगा तो वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। ये सुनते वैभव का मुंह बन गया। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, कितने एहसान फरामोश दोस्त हो तुम। मैं तुम्हें यहाँ समझ रहा हूँ और रिलेशनशिप को सुधारने के टिप्स दे रहा हूँ, पर तुम हो कि मुझे ही धक्के मारकर निकालना चाहते हो। इससे अच्छा कि मैं तुम्हें समझाने के बजाय अपने ऊपर ध्यान दे दूँ, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप को सुधारने की वजह से मैं आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, अब मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ करूंगा, जा रहा हूँ मैं, बाय। ये कहकर वो चिढ़ते हुए वहाँ से चला गया। विद्युत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो बस शराब पीता रहा। ऑन दी अदर साइड पैलेस में नव्या कमरे में आए और वो बेड पर लेट गई। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नोक किया। ये देखकर नव्या चौंक गई और उसने डरते हुए कहा, इस वक्त कौन होगा? शायद सुष्मिता आंटी होगी, उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए भिजवाएंगी। ये सोचते हुए नव्या बेड से उठी और सीधे दरवाजे के पास गई। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे उसने सामने विधांत को देखा वो हड़बड़ा गई और तुरंत गेट बंद करने लगी। लेकिन तभी विधांत ने अपने पैर को आगे बढ़ाया और वो गेट के बीच आ गया। नव्या गुस्से से बोली, विधांत प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो, इतनी रात को मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। लेकिन विधांत शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर आया और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर नव्या डर गई और डरते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह मत करो। विधांत, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी विधांत ने उसे गुस्से के साथ कहा, बहुत कुछ बिगड़ा है तुमने मेरा, और उसे अब तुम्हें सुधर सकती हूँ। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्या मतलब है तुम्हारा?
मैंने क्या किया? मुझे लगता है जरूर गुरूर और विधांत की किसी बात को लेकर पहले लड़ाई हुई होगी और अब वो मुझे गुरूर समझकर इस तरह मुझे टॉर्चर कर रहा है। पर यह बहुत सनकी इंसान है, क्या इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती? अपनी भाभी को इस तरह परेशान नहीं किया जाता। पता नहीं बेचारी गुरूर कैसे विधांत को झेलती होगी। जब मुझे इसे इतना डर लग रहा है तब तो उसे कितना डर लगता होगा। ये सब सोचते हुए वो विधांत की तरफ देखने लगी और फिर तभी विधांत उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर तुम फिक्र मत करो, मेरा अतीत से कोई लेना देना नहीं है। तुमने आज के वक्त में मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, पागल कर दिया तुमने मुझे, और अभी इस पागलपन को तुम झेलो। ये कहते हुए वो नीचे झुका और नव्या के होठों को किस करने लगा। नव्या एक बार फिर से उसके होठों को अपने करीब पाते ही दंग रह गई और उसने दूसरे पल जोर से विधांत को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, विधांत अपने हद में रहो तुम। विधांत अपने होठों पर उंगलियां फिराते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरा किस करना? शुक्र मनाओ कि कोई तुम्हारे होठों को छू रहा है, वरना ये होठ किसी के काम नहीं आएंगे और अब इन होठों की मुझे आदत हो गई है, इन्हें मुझे छूने दो। ये कहकर वो आगे बढ़ा और फिर से नव्या के होठों को किस करने लगा। लेकिन नव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो फिर से विधांत को धक्का दी और कमरे से बाहर भागते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो विधांत, मैं तुम्हारी शिकायत घर में सभी से करूंगी, तुम इस तरह मुझे हैरेस नहीं कर सकते। ये एक तरह से गुनाह है, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, ये हैरेसमेंट है। तभी इसके जवाब में विधांत हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देखा नव्या के कदम रुक गए और तभी विधांत ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त जिसके सामने ये बात कह रही हो उसके बारे में तुम्हें पहले अच्छे से जान लेना चाहिए? ये सुनकर नव्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी विधांत गुस्से से आगे आया और नव्या के बाल को पीछे से पकड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ज़रूर जानना है और उसे तुम ही मुझे बताओगी, और जब तक तुम मुझे अपनी सच्चाई नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ही सुनते ही नव्या दंग रह गई और वो हकलाते हुए बोली, कैसी सच्चाई? तुम किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर विधांत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती हो मैं किस सच की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपना मकसद मुझे बताना होगा और तुम क्या चाहती हो ये भी तुम्हें मुझे बताना होगा। तभी तुम विधांत वालिया के कब्जे से छूट पाओगी, वरना तुम अभी मुझे नहीं जानती। मैं किसी के काबू में नहीं आता और जो मेरा मन होता है मैं वही करता हूँ, और जो मुझे पाना होता है वो मैं पाकर रहता हूँ। ये कहते हुए वो फिर से एक नशे के तरीके से उसके होठों को देखने लगा। वहीं नव्या ने अब मन ही मन डरते हुए कहा, कहीं विधांत को पता तो नहीं चल गया कि मैं गुरूर नहीं बल्कि कोई और लड़की हूँ, क्योंकि ये इसी सच्चाई की बात करेगा। ये जिस तरह का शातिर इंसान है, मुझे शक हो रहा है कि जरूर इसे मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। नव्या, अब तुम बहुत बड़ा फंसोगी, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस इंसान से कई गुना अच्छा तो शौर्य था, एटलीस्ट उसके साथ में थोड़ा बहुत तो खुश रही लेती थी। ऐसे जबरदस्ती मुझे बार बार किस करने की कोशिश तो नहीं करता था। जिस तरह ये मुझे छूता है उससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी विधांत नीचे झुका और उसकी गाल पर बाइट करते हुए बोला, और एक बात, तुम यहाँ से तब तक नहीं भाग सकती जब तक तुम अपनी सच्चाई नहीं बता देती, इसलिए यहाँ से भगाने के बारे में सोचना भी मत, गॉट इट? ये कहते हुए उसने उसे बेड पर धक्का दे दिया और वहाँ से बाहर चला गया। नव्या अब घबराते हुए बोली, ये विधांत बहुत पागल लड़का है, पता नहीं कौन सी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है और मैं यहाँ से अब कैसे भागूंगी? मुझे अपने उस फैसले पर रिग्रेट हो रहा है जब मैं शौर्य के चंगुल से भागी। मुझे शौर्य से मिलना होगा, मुझे किसी तरह शौर्य से बात करनी होगी। अब शौर्य ही मुझे यहाँ से बाहर निकल सकता है। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए उसने शौर्य के पास कॉल डायल कर दिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 43। वो उसे सेटिस्फाइड करता है। अब आगे। नव्या ने कुछ सोचते हुए शौर्य के पास कॉल डायल कर दिया और वो अभी शौर्य के पास पूरी तरह से कॉल डायल कर पाती उससे पहले ही उसके रूम का दरवाज़ा खुला। नव्या एक बार फिर से चौंक गई और गुस्से से बोली, विधांत तुम फिर से आ गए, देखो प्लीज़ चले जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे बारे में घर वालों से शिकायत कर दूंगी। लेकिन ये कहते हुए जैसे उसकी नज़र गेट पर गई वो सामने खड़े विद्युत को देखकर चुप हो गई और एक पल के लिए डर गई। विद्युत इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने खड़ा था। नव्या ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, आप यहाँ? विद्युत उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्यों, ये मेरा घर है और मेरा रूम है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये सुनकर नव्या अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ जब मर्जी चाहे तब आ सकते हैं, पर आप 2 दिन से घर नहीं आए थे इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक से आ जाएंगे। विद्युत उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ये सुनकर नव्या अब हड़बड़ा गई, उसे समझ नहीं आया कि वो विद्युत का कैसे सामना करें।
हालांकि वो इतना जानती थी कि विद्युत काफ़ी ज़्यादा रूड इंसान था और वो ज़्यादा बात नहीं करता था, पर उसे ये नहीं पता था कि गुरूर किस तरह विद्युत के सामने रिएक्ट करती थी और बिहेव करती थी। इसलिए वो बहुत कन्फ्यूज़न में अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। वहीं विद्युत उसके करीब बढ़ रहा था। तभी नव्या दीवार से टकरा गई और वो घबराते हुए विद्युत को देखने लगी। विद्युत उसके पास आया और उससे 4 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। नव्या ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं। तभी विद्युत ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, कौन हो तुम? नव्या विद्युत के सवाल को सुनकर हैरान हो गई और वो तुरंत हैरानी के साथ बोली, क्या क्या आपके कहने का मतलब क्या है? आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, आई सेड हु आर यू? नव्या फिर से विद्युत की ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी। उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, ये कैसे सवाल कर रहा है मुझसे, मैं तो आपकी बीवी। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, जस्ट शट अप। तुम मेरी कोई नहीं हो, इसलिए साफ साफ बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से यहाँ आए हो। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। जैसे ही विद्युत ने ये कहा, नव्या को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि विद्युत को पता चल चुका है कि वो उसकी बीवी गुरूर नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। लेकिन नव्या बहुत ज़्यादा हैरान थी और वो हैरानी के साथ बोली, ये इंसान कोई जादूगर है क्या? आखिर पूरे घर में किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता चला, तो इसे कैसे पता चला? और ये तो ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिताता भी नहीं है, मानना पड़ेगा ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, मेरे बारे में सोचना बंद करो और साफ साफ बताओ कौन हो तुम। विद्युत के गुस्सा करने से नव्या चौंक गई और वो तुरंत डरते हुए बोली, देखिए आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि। तभी विद्युत उसकी बात बीच में काटते हुए दांत पीस कर बोला, मुझे नहीं पता तुम किस तरह की लड़की हो और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, मुझे बस ये जानना है कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हूँ, दैट्स इट। ये सुनते ही अब नव्या को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसका तो कोई मकसद था ही नहीं, वो तो सिर्फ शौर्य से बचकर यहाँ भाग कर आई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम पे वेस्ट करने के लिए, इसलिए साफ साफ मुझे बताओ कि कौन हो तुम, वरना मैं जेल भेज सकता हूँ। जेल का नाम सुनते ही नव्या डर गई और वो तुरंत डरते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे जेल मत भेजिए, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। ये सुनकर विद्युत ने अब बिना किसी भाव के कहा, टेल मी कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो। अब नव्या के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, उसने अपना सिर नीचे झुकाया और बोली, एक्चुअली मैं नव्या हूँ, मैं आपकी बीवी गुरूर नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी बीवी गुरूर की तरह बस दिखती हूँ, शायद हम दोनों की शक्ल सेम है। ये सुनकर अब विद्युत के एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो ध्यान से नव्या को घूरते हुए बोला, कहाँ से आए हो तुम? ये सुनकर दूसरे ही पल नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई का जिक्र सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए। वो अब नव्या के करीब बढ़ा पांच और बोला, मुझे साफ साफ अपने अतीत के बारे में बताओ, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही नव्या डर गई और वो डरते हुए बोली, एक्चुअली मैं नव्या देसाई हूँ, मैं मुंबई में रहती थी, पर मेरे सौतेले बाप ने मुझे वहाँ के बड़े बिजनेस टाइकून शौर्य सिंह राठौर के हाथों बेच दिया और वो बिजनेसमैन मुझे बहुत टॉर्चर करता था। मुझे उससे बहुत डर लगता था, इसलिए आखिर में मैं उसकी कैद से भाग निकली, पर उसे वापस से मेरे बारे में पता चल गया और उसने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन जब मैं वापस उसके पास गई तो फिर मैंने मौका ढूंढा और आखिर में फिर मैं उसकी कैद से भाग निकली और इस बार मैं सीधे मैसूर आ गई। हालांकि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे मशहूर आना है, मैंने एक रैंडम ट्रेन पकड़ी थी और ये ट्रेन मुझे मैसूर लाकर पटक दिया। इन सब में मेरी वाकई कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पुलिस में मत दीजिएगा। ऑलरेडी मेरे पास मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। विद्युत उसकी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस झूठ के बाद मैं तुम्हें ऐसे आसानी से छोड़ दूंगा? ये सुनते ही दूसरे ही पल नव्या ने तुरंत अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए मुझे पता है कि मैंने एक तरह से गलत किया है, किसी दूसरी लड़की की पहचान बनाकर उसके घर में रहना बहुत बड़ा गुनाह है, पर मैं क्या करूं, उस वक्त मुझे छुपना था क्योंकि शौर्य के गुंडे मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ यही एक रास्ता दिखा कि मैं यहाँ पर सेफ रह सकती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे पुलिस में मत दीजिएगा। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं सभी से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर तरस खाए, ऑलरेडी मेरे पास कोई नहीं है। तभी विद्युत ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा असली माँ बाप कौन है? असली माँ बाप का जिक्र सुनते ही नव्या के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा सौतेला बाप था जो मुझे हमेशा टॉर्चर करता था, इसके अलावा मुझे मेरे असली माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी विद्युत ने सख्त आवाज में कहा, तुम फिर से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो।
ये सुनते ही नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, बल्कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वाकई मेरे अपनों में कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे असली पापा कौन थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद मुंबई में मेरे बारे में पता लगवा सकते हैं। आप तो खुद ही इतने बड़े इंसान हैं। विद्युत उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? फिर से विद्युत की वही बात सुनकर नव्या न परेशान होते हुए कहा, देखिए, मैंने पहले ही आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मेरा कोई भी दूसरा मकसद नहीं है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और मुझे फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाने दीजिए। ऑलरेडी यहाँ एक पागल इंसान ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकती। विद्युत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? ये सुनते ही नव्या के दिमाग में फिर से विधांत का ख्याल आने लगा। विधांत उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो उसे परेशान भी कर रहा था। नव्या का दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी विद्युत को विधांत के बारे में बताते, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर उसकी वजह से विधांत और विद्युत में कुछ भी हुआ तो शायद वो और भी ज़्यादा बुरा फंस जाएगी। ये सब सोचते उसने विद्युत से कहा, सॉरी, पर मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि मुझे यहाँ से जाना है और मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था यहाँ आने का। मैं गलती से यहाँ आई थी और मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि मैं आपकी बीवी की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत गेट की तरफ जाने लगी। विद्युत उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर सर्द आवाज में बोला, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? ये सुनते ही नव्या के कदम रुक और उसने ना समझी में कहा, क्या मतलब है आपका? क्या आप मुझे पुलिस में देने जा रहे हैं? विद्युत उसके तरफ मुड़ा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए जब तक मैं नहीं कहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर नव्या बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे लग रहा था कि उसका सच जानने के बाद शायद विद्युत उसे तुरंत पुलिस में दे दे, क्योंकि वो उसकी बीवी के गेटअप में यहाँ झूठ बोलकर सबके साथ रह रही थी। लेकिन विद्युत की ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और उसने हैरानी के साथ कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ रह सकती हूँ? इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, येस, तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। काम शब्द सुनते ही नव्या ने तुरंत अपने हाथ को अपने सीने पर रखा और हल्के गुस्से में बोली, अगर आप ऐसा वैसा काम करने के लिए बोल रहे हैं तो सॉरी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। भले ही मैं हेल्पलेस हूँ इस वक्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपके लिए कभी वैसा काम नहीं करूँगी। तभी विद्युत ने उसे देखते हुए गुस्से के साथ कहा, यू जस्ट शट अप। मेरे पास ऑलरेडी मेरी बीवी है। मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हें तो कुछ और करना है। कुछ और नाम सुनकर अब नव्या सीरियस होकर विद्युत को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था और गुरूर डिनर करके वापस रूम में आए। रूम में उसने चार तरफ देखते हुए कहा, ये विद्युत कहाँ चला गया? कल से दिखाई नहीं दिया, क्या वो अभी भी नाराज है? ये कहते हुए बेड पर बैठ गई और अपना फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन उठाते हुए खुद से कहा, क्या मुझे विद्युत के पास कॉल करना चाहिए? पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, जबकि वो तो मुझे याद भी नहीं कर रहा होगा। क्या हो गया मुझे? मैं कब से उस फटीचर के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने लगी? नाना गुरूर, खुद पर कंट्रोल करो, वो तुम्हारे टाइप का बिल्कुल नहीं है। तुम उसके लिए इतना परेशान नहीं हो सकती। वो जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए उसने फ़ोन को बैठकर दूसरी साइड रख दिया और वो लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आने की बजाय उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने करवट बदलते हुए कहा, इतनी रात हो गई, क्या विद्युत वाकई घर वापस नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैलेस चला गया हो, और वैसे भी पैलेस में उसकी मिस्ट्रेस है तो ज़रूर वो उसी के पास गया होगा। मैं तो सिर्फ उसकी बीवी हूँ, ऐसी बीवी जिससे वो प्यार नहीं करता, और पैलेस में उसकी बचपन की दोस्त और आज की मिस्ट्रेस है, तो मुझे लगता है वो ज़रूर वही गया होगा। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, गुरूर सो जाओ तुम तो, तुम्हें उस विद्युत के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत इस वक्त उस वैदेही को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर वैदेही के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। वहीं इधर दूसरी तरफ पैलेस में वैदेही ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाते आते हुए मुस्कुरा कर बोली, विद्युत, फाइनली 2 दिनों के बाद तुम घर वापस आए हो और घर आते ही तुम काम करने लगे। तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ। ये कहकर वैदिक मुस्कुराते हुए विद्युत के चेयर के पास आए और पीछे से उसके शोल्डर पर मसाज देने लगी। विद्युत उस वक्त फाइल पढ़ रहा था, लेकिन उसके टच से विद्युत रुक गया और उसके हाथ को झटकते हुए बोला, वैदेही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके दूर झटकने से वैदेही गुस्से से अपने दांत पीस ली, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ विद्युत, तुम नाराज लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? विद्युत ने फाइल बंद करते हुए दूसरी फाइल उठाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम जा सकती हो।
तभी वैदेही ही ने एक्टिंग करते हुए कहा, विद्युत मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं गुरूर को चाहने लगे हो, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि गुरूर तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, बल्कि वो तो किसी के प्यार के लायक नहीं है। विद्युत की भाव में तन गई और वो वैदेही को घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? वैदेही ने तुरंत एक्टिंग के साथ कहा, विद्युत तुम सारा दिन घर में नहीं रहते और 2 दिनों से तुम घर से बाहर हो, तुम्हें नहीं पता इस पैलेस में क्या क्या हो रहा है, वो भी तुम्हारे पीठ पीछे। मुझे तो बताते हुए भी बहुत शर्मा रही है, पता नहीं गुरूर को करते वक्त शर्म क्यों नहीं। तभी विद्युत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, व्हाट यू मीन? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तभी वैदेही ने अपना फ़ोन निकाला और उसे विद्युत की तरह बताते हुए बोली, विद्युत मैंने कहा ना, मैं बता नहीं सकती। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे किस तरह तुम्हारे सौतेले भाई के बाहों में थी। ये सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने वैदेही का फ़ोन उठाया और उसके हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। ये दिखते ही वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या होगा अब आगे? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 44, गुरूर का जेलेस होना सेड्यूस। अब आगे। विद्युत के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वो उस फोटोज को देखते हुए वैदेही को घूरने लगा। तभी वैदेही ने उदासी के साथ कहा, विद्युत सॉरी, मैं तुम्हें ये दिखाना नहीं चाहती थी, पर मुझे तुम्हारी आंखों पर गुरूर के चाय की पट्टी को उतरना था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम अपनी आंखों से देखो किस तरह तुम्हारी बीवी तुम्हारे वो सौतेले भाई की बाहों में है। क्या अभी भी तुम उस पर यकीन करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उसे धक्के मारकर अपनी जिंदगी से और इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? जो तुम्हारी नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? तभी विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, तो तुम मेरी बीवी पर नजर रखती हो? विद्युत की ये बात सुनकर बताए 1 सेकंड के लिए वैदेही चुप हो गई और वो तुरंत हैरानी के साथ बोली, विद्युत ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये फोटोज गलत तरीके से बनवाए हैं? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये फोटो रियल नहीं बल्कि फोटोशॉप है? देखो मैं तुम्हें पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैंने ये फोटो कहीं से भी एडिट नहीं करवाए। ये तुम्हारी बीवी की ही फोटो है जो तुम्हारे सौतेले भाई की बाहों में है। तुम देख नहीं रहे हो किस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं? जैसे लग रहा हो कि वो दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्या अभी तुम कुछ कहना चाहोगे? तभी दूसरे ही पल विद्युत ने अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, मेरी बीवी पर नज़र रखना बंद करो और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वैदेही ही एक पल के लिए डर गई और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, विद्युत मैं तुम्हारे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि तुम इसे देखकर तुरंत अपनी बीवी के पास जाओगे और उसे सबक सिखाओगे और उसे घर से बाहर निकलोगे, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुमको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। विद्युत ने सख्त आवाज़ में कहा, आई सेड आउट। ये सुनकर वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कौन सा काला जादू किया है उस गुरूर ने तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें उसकी गलतियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं? विद्युत ने अपनी आंखें गुस्से के साथ बंद की और फिर गहरी सांस लेकर खोलते हुए बोला, वैदेही मैंने कहा तुमसे यहाँ से जाओ। लेकिन वैदेही अभी भी ढीठ बनकर वही खड़ी रही और गुस्से के साथ बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी विद्युत जब तक कि तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल देते। आखिर जब सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है तो तुम अभी भी उस गुरूर को घर में रखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि अब जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे सौतेले भाई के साथ सो जाए उसके बाद ही तुम उसे बाहर निकलोगे? लेकिन तभी विद्युत गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। ये सुनते ही अब वैदेही घबरा गई और वो कसमसाते हुए दूसरे ही पल बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और दांत पिसते हुए बोला, विधान तुमने ये ठीक नहीं किया। इसी के साथ उसने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉल डायल किया। इधर वैदेही गुस्से के साथ रोते हुए सीधे अपने कमरे के तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही वो चारों तरफ सामान तोड़फोड़ करने लगी और जोर जोर से रोते हुए बोली, विद्युत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? तुम्हें तो उस गुरूर को डांटना चाहिए और उसे थप्पड़ मारना चाहिए, लेकिन तुम उसे डांटने की बजाय मुझे कह रहे हो कि तुमने ठीक नहीं किया। विद्युत मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम अपनी बीवी के प्यार में इतनी ज़्यादा अंधे हो गए हो कि तुम्हें सामने वाले की सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। तुम बहुत बड़ा फंसोगे विद्युत, और फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की बीवी होगी जो तुम्हारी सौतेले भाई के साथ मिलकर तुम्हें फंसाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं ही तुम्हारे लिए हमेशा से ठीक थी। आई हेट यू विद्युत, तुम बहुत बुरे हो। ये कहकर वैसे ही जोर जोर से रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठे गई। इधर दूसरी तरफ बंगले में गुरूर कमरे में बेड पर लेटी बार बार करवटें बदल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें लगातार बेड की तरफ टिकी हुई थी और वो आखिर में गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद्युत आज घर वापस नहीं आएगा और पता नहीं क्यों मैं अभी तक जाग रही हूँ और उसका इंतजार कर रही हूँ, जबकि मुझे तो उसके बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मुझे सिर्फ चुपचाप सो जाना चाहिए।
लेकिन आज मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो फिर बेड पर उठकर बैठ गई और अब सब कुछ सोचने लगी। सब कुछ सोचते हुए अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, जब मैं यहाँ पर हूँ तो उस वक्त वाले पैलेस में कौन होगा? क्या सुष्मिता आंटी और नीलेश अंकल मुझे मिस नहीं कर रहे होंगे? शायद ने पता चल गया होगा कि मैं भाग गई हूँ, क्योंकि आज मैं इतने दिन से यहाँ बंगले में टिकी हुई हूँ। जरूर विद्युत ने बता दिया होगा कि अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी। अच्छा ही है, एटलीस्ट उन्हें मुझसे झूठी उम्मीदें तो नहीं रखनी होगी और मैं जल्द से जल्द यहाँ से मुंबई भी चली जाऊँगी। लेकिन एक बार जाने से पहले मुझे सुष्मिता आंटी से मिलना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत केयर की थी और मैंने हमेशा उनके साथ बदतमीजी की, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करती हूँ, कल ही मैं सुष्मिता आंटी से मिलती हूँ और मैं उन्हें यहीं बुला लेती हूँ, यही ज़्यादा अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो फिर लेट गई और कुछ देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह वालिया पैलेस में नव्या की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने चारों तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अब आज मुझे वो काम करना होगा। अब ये काम करने के बाद ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ आगे, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ये कहते हुए वो उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर सीधे नीचे आए। नीचे सुष्मिता जी और नीलेश जी सोफे पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी नव्या ने हिम्मत करते हुए दोनों से कहा, मैं बाहर थोड़ा वक्त पर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर सुष्मिता जी ने ना समझी में कहा, पर बेटा इस टाइम कौन वॉक पर जाता है? इसके जवाब में नव्या ने कहा, आंटी मुझे सफोकेशन हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा प्लीज़। ये सुनकर सुष्मिता जी ने फिर अपना सिर हिला दिया और नव्या वहां से बाहर चली गई। नीलेश जी उसे जाते देखा सुष्मिता जी से बोले, तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ दिनों से गुरूर हम सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है? ये सुनकर सुष्मिता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने भी ये बात नोटिस की है और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके इस बदलाव को देखकर। मुझे लगता है कि इसने अब हमें एक्सेप्ट कर लिया है। इसे पता चल चुका है कि हमें इसके असली परिवार हैं और अब ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहने वाली है। नीलेश जी भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी गुरूर का ये बदलाव पसंद आया। मैं ललित भाई साहब के पास कॉल करके बता देता हूँ कि गुरूर ने अब हमें एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्द वो यहाँ आकर गुरूर को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर तभी सुष्मिता जी ने कहा, पर इससे पहले आपको विद्युत से पूछना होगा, क्योंकि अभी विद्युत से आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। आपको पता है विद्युत उन सबको ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए गुरूर को वहाँ भेजने से पहले आप उससे बात कर लीजिए। लेकिन नीलेश जी ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ललित भाई साहब की परपोती है वो, हमसे भी ज़्यादा उनका हक है उस पर और उसे उनके पास भेजने के लिए मुझे विद्युत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे कल ही वहाँ भेज दूंगा। इधर दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में सोफे पर इस वक्त रजनीश बैठा हुआ अपनी फाइल्स देख रहा था और वहाँ उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। तभी डोर बेल बजे। नौकर ने जाकर गेट खोला। गेट पर मौजूद इंसान को देखकर नौकर ने तुरंत रजनीश के तरफ देखते हुए कहा, सर गुरूर मैडम आए हैं। गुरूर का जिक्र सुनते ही रजनीश के एक्सप्रेशन बदल गए और वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगा, जहां इस वक्त गुरूर के भेस में नव्या खामोशी के साथ खड़ी थी और एक तक रजनीश को ही देख रही थी। रजनीश गुरूर को ऊपर से नीचे तक देखते ही गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और तुरंत उसके पास आया। उसने नव्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लाते हुए बोला, किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए और तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? तुम्हें तो विनय इंडिया से दूर भेजने वाला था ना, फिर तुम यहाँ कैसे आए? और विनय कहाँ है? ये सब सुनकर गुरूर को नव्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाए। तभी रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, ज़्यादा ना समझने की एक्टिंग मत करो और अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। मैंने विनय को समझाया था कि वो जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से भेज दे, पर वो इंसान मेरी बात नहीं मानता, लगता है मुझे कुछ करना होगा। तभी फिर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मुझे याद आ गया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअली डैड ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ से जाने से पहले आपसे एक बार मिल लूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये सुनते ही राजवीर उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों मिलोगी और क्या मकसद है तुम्हारा मुझसे मिलने का? ये सुनते ही नव्या ने तुरंत कहा, मैंने डैड से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने बताया कि अपने बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने पर आपको थैंक यू बोलने आई थी। तभी रजनीश ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, पर अफसोस तुमने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे मैसूर चाहिए था पर तुम वो भी मुझे दे नहीं पाए और उस विद्युत के प्यार में पड़ गई। तभी नव्या ने कहा, नहीं नहीं ये झूठ है, मैं विद्युत के प्यार में नहीं पड़ी, मैं उससे क्यों प्यार करूंगी, वो तो मेरे लायक नहीं है। तभी फिर रजनीश ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसी वक्त नव्या के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, उस दिन पार्टी में मेरे छोटे परदादा और परदादी आए हुए थे और वो मुझे अपने घर भी ले जाना चाहते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं।
क्योंकि वो मेरी फैमिली नहीं है और वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मुझे उन पर कोई यकीन नहीं है। तभी ये सुनकर रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, किसने कहा कि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? वही तुम्हारी फैमिली है, बल्कि वही असली तुम्हारी फैमिली है। तभी फिर नव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो मेरी असली फैमिली है तो मेरे मॉम डैड कौन है? और फिर मैं डैड के साथ इतने साल तक क्या कर रही थी? मुझे मेरे असली मॉम डैड के बारे में जानना है, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? तभी रजनीश ने कहा, मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर गलती से भी किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये कहकर उसने कांच की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी नव्या ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मुझे जानना है मेरा अतीत, बताइए मुझे, मैं क्यों डैड के पास पहुंची, और मेरे असली मॉम डैड कौन है? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही रजनीश उसे गुस्से से देखने लगा। इधर दूसरी तरफ पैलेस में गुरूर वॉशरूम से बाहर निकली। वो इस वक्त एक शर्ट ट्राउजर्स में थी और उसके पूरे बाल गीले उसकी कमर तक लहरा रहे थे। कुछ बोल उसके चेहरे पर भी चिपके हुए थे, जिन्हें वो अपनी धुन में खोई हुई चलाते हुए बाहर आ रही थी। लेकिन किसी की इंटेंस नज़र उसके ऊपर टिक गई और वो अभी क्लोजेट की तरफ बढ़ती उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में भरा और अपने करीब खींच लिया। इसी के साथ गुरूर एक पल के लिए चीख उठी और तुरंत गुस्से हुए बोली, कौन है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने गई उसके भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, विद्युत, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। विद्युत उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए इस तरह से मेरे सामने आए हो? क्या चाहती हो मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ वाइल्ड हो जाऊं? ये सुनते ही गुरूर गुस्से से विद्युत के सीने पर मारते हुए बोली, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी रात को तुमने वैदेही के साथ बहुत मेहनत किया होगा और अब अगर सुबह भी तुम मेरे साथ वही सब करोगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये इंटीमेट वाला गेम वैदेही के साथ ही खेलो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर क्लोजेट की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही विद्युत में उसके मुंह से ये शब्द सुना उसके एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो आगे बढ़ा और गुस्से से उसके बाल को पीछे से कसकर पकते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? दूसरे पल गुरूर अपने आप को छुड़ाते हुए गुस्से से विद्युत को दूर धक्का देते हुए बोली, क्या गलत कह रही हूँ मैं? कल सारी रात तुम घर से गायब थे। जाहिर सी बात है तुम अपनी उस मिस्ट्रेस के पास ही गए होंगे और उसके बिस्तर को गर्म कर रहे होंगे। अब यहाँ मेरे पास आए हो। सो आई एम सॉरी मिस्टर विद्युत वालिया, तुमको मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये सुनते ही विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर वक्त मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगाती रहती हो और तुम किस बात से गुस्सा हो? तभी गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, मैं क्यों गुस्सा होंगी? भला मुझे क्या मिलेगा गुस्सा होकर, और अब तुम जाओ उस वैदेही के पास। ये कहकर वो जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से विद्युत ने उसे अपनी बाहों में भर उसके कान में गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम जेलेस फील कर रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कल रात में तुम्हारे साथ नहीं था तो मैं वैदेही के साथ था? आर यू जेलेस बीवी? जैसे ही उसने ये कहा अचानक से गुरूर शॉक्ड हो। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।